स्वागत है सभी प्यारे मित्रों का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो हमारे रीट एग्जाम 2020 तो रीट एग्जाम 2020 के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैथमेटिक्स का जो शिक्षण विधियों का जो पार्ट है वो हम आज करने जाएंगे। तो इसमें काफ़ी बड़ा ये पार्ट है, तो इसमें हम पार्ट्स में इसको ब्रेक कर करके पढ़ते जाएंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि किस तरीके से शिक्षण विधियों को पढ़ा जाता है, चाहे मैथ्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। यदि आप रीट की एग्जाम दे रहे हैं, एच टेट की एग्जाम दे रहे हैं, एमपी टेट की एग्जाम दे रहे हैं, यूपी टेट की एग्जाम दे रहे हैं, सी टेट की एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी टेट आप ले लीजिए, तो सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। चाहे आपका लेवल फर्स्ट हो और चाहे आपका लेवल सेकंड साइंस हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा भाई। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहली बात, जब भी शिक्षण विधियों को पढ़ेंगे हम तो उनको 3 पार्ट्स में हम बांट लेंगे भाई। किस तरीके से, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो अपने पास, 3 तरीके से बांट लेंगे। कैसे? एक हमारा रहेगा विषय, एक हमारा रहेगा शिक्षण, और एक हमारा रहेगा शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां विषय के अंदर यदि हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो हम क्या क्या लेंगे? उसका अर्थ लेंगे, अर्थ के साथ ही उसका इतिहास लेंगे, अर्थ लेंगे, इतिहास लेंगे, उसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं वो सब लेंगे। एक डेफिनेशन है, 2 है, 5 है, 10 है, 20 है, 30 है, जितनी भी हैं। अर्थ ले लिया, इतिहास ले लिया, परिभाषाएं ले ली, उसका महत्व लेंगे, उसकी प्रकृति लेंगे, विषय जो हम ले रहे हैं शिक्षण विधियों में, शिक्षण विधियों को 3 पार्ट में हम बांटेंगे, विषय, शिक्षण और शिक्षण विधियां। हालांकि जो ये शिक्षण है ये हमारे साइकोलॉजी का भी पार्ट है, वहां भी आप इसे पढ़ेंगे और यहां भी हम इसे पढ़ेंगे। दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे आप वो साइकोलॉजी में पढ़ो और चाहे शिक्षण विधियों में पढ़ो। तो विषय जो हमारा है इसमें हम लेंगे अर्थ, इतिहास, परिभाषाएं, महत्व, प्रकृति। अच्छा, आगे बात करें तो उसकी भाषा क्या है वो, आगे बात करें तो सामुदायिक गणित, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं हम? गणित की। सामुदायिक गणित, इसके साथ आप 1 नंबर लिख लें यहां साइड में, 1 नंबर। आज के इस लेक्चर से 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ये अपनी नोटबुक में लिख लीजिए आप साइड में। आज के इस लेक्चर से 1 नंबर आपका रीट एग्जाम 2020 के लिए कंफर्म आप करने जा रहे हैं। हो सकता है 1 की बजाय 2 आ जाएं, 3 आ जाएं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 1 नंबर जो है आज के इस लेक्चर में आप 1 नंबर सही करके आएंगे, वहां 1 नंबर आपका पक्का सही हो जाएगा केवल इसी लेक्चर से। ठीक है, 3 पार्ट हम बांट रहे हैं, विषय बांट रहे हैं, शिक्षण बांट रहे हैं और शिक्षण विधियां बांट रहे हैं। ठीक है, इसमें शिक्षण के प्रकार आ जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य आ जाएंगे, जितने भी तमाम तरीके के शिक्षण चर, सारी चीजें इसमें आ जाएंगे। शिक्षण विधियों में क्या क्या आ जाएगा भाई? शिक्षण विधियों में शिक्षण विधियों के उद्देश्य, शिक्षण विधियों का अर्थ, शिक्षण विधियों की मान्यताएं, शिक्षण विधियों की परिभाषाएं। शिक्षण विधियां कितनी होती हैं? मोटे मोटे रूप से 8 शिक्षण विधियां अपने पास होती हैं, कुछ उनके सब पार्ट्स भी होते हैं, लेकिन मोटे मोटे 8 होते हैं। कौन कौन सी? आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, प्रोजेक्ट, प्रयोगशाला, अनुसंधान और समस्या समाधान विधि। तो 8 शिक्षण विधियां अपनी होती हैं, जिनको हम बहुत ही लाजवाब तरीके से और इतने शानदार तरीके से पढ़ेंगे। जो भी यहां कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा क्लासरूम में ही याद करवा दिया जाएगा। शिक्षण विधियां ऐसी चीज हैं
जो बच्चों को कई बार बोरिंग लगती है, जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो भी भावी शिक्षक पढ़ेंगे, उनको थोड़ा बोरिंग सा लगता है और याद नहीं होती है जल्दी से। मेरा प्रयास यह रहेगा कि यदि मेरे आप पूरे लेक्चर को देखोगे तो आपको कंप्लीटली याद हो जाएगा। जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा उसी क्लासरूम में आपको पूर्णतया याद हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, तो आज का जो हमारा टाइटल है, पहला हम विषय लेंगे, विषय के बाद हमारा शिक्षण और शिक्षण विधियां आएंगी। विषय से हमारे पास जो ये विषय हमने लिखा है, विषय में क्या क्या आएगा, 7 टाइटल विषय में आएंगे। पहला अर्थ, दूसरा इतिहास, तीसरा परिभाषाएं, चौथा महत्व, पांचवा प्रकृति, छठा भाषा और सातवां सामुदायिक गणित। अब जो है इस पार्ट से 3 से 4 नंबर आपके आते हैं कंफर्म रूप से, लेकिन आज हमारा इस लेक्चर में ये पूरा नहीं हो पाएगा, पूरा थोड़ा बड़ा पार्ट है। आज जो हम मुख्यतः देखेंगे वो अर्थ देखेंगे और इनकी परिभाषाएं देखेंगे और थोड़ा बहुत इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास के बाद में हम डिटेल से और लेंगे अलग से पूरा। आज जो हमारा मुख्यतः होगा वो अर्थ और परिभाषाएं होंगी, ये आपको समझना है भाई। समझ पा रहे हो बात को? तो 3 पार्टों में है हम करेंगे। आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट्स बना लें, विषय, शिक्षण और शिक्षण विधियां। अब देखते हैं आगे। सबसे पहली बात आती है गणित की, क्योंकि हम बात ही किसकी कर रहे हैं, गणित की। तो गणित जो शब्द है वो कहां से आया, इसका अर्थ क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो 2 दृष्टिकोण इसके लिए हम लेंगे। क्योंकि हम इंडियन हैं, भारतीय लोग हैं, इसलिए एक हमारा दृष्टिकोण होगा वो भारतीय दृष्टिकोण होगा कि भारतीयों के अनुसार गणित का अर्थ क्या है, गणित का मीनिंग क्या है। ठीक है, गणित का अर्थ, पहला टाइटल हम यही लेंगे। ठीक है भाई, एक भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार और एक हम लेंगे भाई पाश्चात्य दृष्टिकोण। एक तो हमने लिया कौन सा, भारतीय दृष्टिकोण, और एक कौन सा लेंगे, पाश्चात्य दृष्टिकोण। एक हमारा दृष्टिकोण होगा वो होगा भारतीय दृष्टिकोण, और एक हो जाएगा भारतीय दृष्टिकोण, दूसरा हो जाएगा पाश्चात्य दृष्टिकोण। अच्छा, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार जो गणित शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है भाई, संस्कृत भाषा से लिया गया है। अच्छा, संस्कृत भाषा से लिया गया है, तो वो कौन सा शब्द था जिससे गणित लिया गया है। सबसे पहले हमारे दिमाग में जो बात आएगी कि यदि गणित शब्द भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार संस्कृत भाषा से लिया गया है तो वह कौन सा शब्द है जिससे गणित लिया गया है। तो मित्रों, वो शब्द हमारे पास जो था, जो शब्द हमारे पास जो था वो था गणिथा। क्या था, गणिथा। अच्छा, ये जो गणिथा है इसमें अपने पास धातु है गण धातु। कौन सी धातु है भाई, गण धातु। गण, इसको थोड़ा मैं ठीक लिख देता हूं। धातु कौन सी होगी भाई, गण धातु। गण धातु होगी, संस्कृत में बोले तो धातृ, गण धातु होगी भाई। ठीक है, गण धातु का मतलब क्या था, गणना करना, गणना करना। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात, गणित का अर्थ भारतीय दृष्टिकोण से और पाश्चात्य दृष्टिकोण से। तो पहला हम भारतीय दृष्टिकोण से ले रहे हैं। तो सबसे पहली चीज कि जो गणित है वो हमारे गणिथा शब्द से लिया गया है, और गणिता शब्द में कौन सी धातु है, गण धातु, जिसका मतलब क्या है, गणना करना। यानी गणित का मूल उद्देश्य हमारे पास गणना करना होगा, सीखना होगा, समझना होगा, चीजों को जानना होगा। तो हमारे पास गणित का मूल रूप क्या हो जाएगा, गणना करना होगा। ठीक है भाई, देखना आगे। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार गणित शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो गणिता शब्द से लिया गया है, और गणिता शब्द में क्या था, गण धातु थी, और इस गण धातु का मतलब क्या होगा, गणना करना होगा। यह था इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, भारतीय दृष्टिकोण। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, यदि आपको कोई ये बोल दे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो जरूरी नहीं शिक्षण विधियों में, कॉमन मैथमेटिक्स में भी पूछा जा सकता है, भारतीय गणित का जन्मदाता, भारतीय गणित का जनक कौन है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां, भारतीय गणित का जन्मदाता या भारतीय गणित का जनक कौन है। तो आप नाम लोगे
महान आर्यभट्ट का। किसका नाम लोगे? महान आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ऐसे महान गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, स्थानीय मान बताया, और पृथ्वी के लिए उन्होंने व्यास की गणना की। सबसे पहले सटीक पाई का मान उन्होंने 3.1416 बताया, जो कि इतना सन्निकट मान, क्योंकि पाई का जो सही मान 4 अंकों तक होगा वो ऐसे होगा 3.1459। समझ पा रहे हो बात को? लेकिन आर्यभट्ट ने यहां तक निकाल दिया, वो भी उस युग में। तो एक महान व्यक्ति थे, महान गणितज्ञ थे। कौन? आर्यभट्ट। भारतीय गणित का जन्मदाता आर्यभट्ट को कहा जाता है। आर्यभट्ट मध्य काल में पैदा हुए थे। हालांकि हम इतिहास में इसे बहुत ज्यादा और देखेंगे, गणित का इतिहास भी हम इसमें लेंगे शिक्षण विधियों में, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं अर्थ के साथ दे देता हूं कि भारत में गणित का जनक आर्यभट्ट को कहा जाता है, और भारत में गणित का जनक आर्यभट्ट को कहा जाता है। आर्यभट्ट ने पाई का मान 3.1416 निकाला था। अच्छा, इसके बाद एक और जबरदस्त क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इसको मैं मिटा देता हूं, हो सकता है आपने लिख लिया हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक और जबरदस्त चीज हमारे पास आती है, और वो ये कि आधुनिक गणित का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक गणित का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक गणित का जनक कहा जाता है श्रीनिवास रामानुजन को। श्रीनिवास रामानुजन को। रामानुजन इतने महान, प्रतिष्ठित, इतने जबरदस्त व्यक्तित्व के धनी थे कि एक बार विदेश में यह चर्चा भी छिड़ी, क्या रामानुजन कोई भगवान थे या फिर भगवान का अवतार थे? इस तरह की यदि बात छिड़ती है तो आप स्वयं ही अनुमान लगा सकते हो वो कि किस प्रतिभा के वो धनी थे। तो श्रीनिवास रामानुजन आधुनिक गणित के जनक कहे जाते हैं। जो हमारा आधुनिक काल चल रहा है उसमें श्रीनिवास रामानुजन के बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं। कई सारी चीजें उन्होंने दी हैं, बहुत सारी, इतनी सारी जबरदस्त इक्वेशन। उनमें से एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर यदि इनफाइनाइट तक हम ऐड करें तो ये होता है -1/12। ये बताया किसने? श्रीनिवास रामानुजन ने। क्योंकि हम पहले केवल यही जानते थे कि 1 से लेकर अनंत तक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें अनंत प्राप्त होता है, लेकिन महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के इस प्रयोग से किताबें चल गई, भौतिकी की कई शाखाएं केवल इसी के द्वारा पढ़ी जानी संभव हुई, क्योंकि श्रीनिवास रामानुजन ने एक अद्भुत खोज कर डाली थी, अद्भुत इक्वेशंस बना दी थी। इसके अलावा भी रामानुजन ने बहुत सारे जबरदस्त काम किए हैं, बहुत सारे शानदार चीजें उन्होंने बताई हैं, जैसे 2 नंबरों के क्यूब का सम जोड़ें और फिर हमारे पास छोटे से छोटी प्राकृत संख्या कितनी मिल रही है, फिर उनका मल्टीपल्स कितना कितना मिल रहा है। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, काफी सीरीज उन्होंने बताई हैं। ठीक है भाई। एक खास बात यहां से, चाहे आप जीके का प्रश्न माने इसे, चाहे आप इसे मैथमेटिक्स का प्रश्न माने, चाहे इसे आप शिक्षण विधियों के अंदर मैथमेटिक्स के इतिहास का प्रश्न माने, एक छोटी सी बात यह कि भाई साहब रामानुजन का जन्म हुआ था 22 दिसंबर को। यह मैं क्यों बता रहा हूं भाई? आप कहोगे सर सभी के जन्मदिन याद थोड़ी रखेंगे। तो यह जन्मदिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पूरा विश्व इस दिन गुणगान करता है भारत के, और विश्व कहता है कि यही है गणित दिवस, क्योंकि इस दिन महान भारतीय और महान राष्ट्रभक्त श्रीनिवास रामानुजन जन्मे थे, और इसी दिन 22 दिसंबर को बोला जाता है गणित दिवस। तो आपको पता होना ही चाहिए, एक इंडियन होने के नाते आपको एक घमंड भी होना चाहिए, गर्व भी होना चाहिए। गणित दिवस जो है हमारे भारतीय गणितज्ञ के जन्मदिन को माना जाता है, और वो जन्मदिन कौन सा है? 22 दिसंबर को। तो आप सबको भी 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन के लिए कुछ ना कुछ पोस्ट जरूर डालनी है सोशल मीडिया पर, या जहां कहीं भी आप उपयोग में लेते हैं किसी भी प्रकार से चीजों को। ठीक है भाई। तो याद रखना है 22 दिसंबर क्या है? गणित दिवस है। अब आगे चलते हैं। जिस काल में आर्यभट्ट जन्मे वो काल था मध्यकाल, और मध्यकाल में ही भारत के अधिकतर आविष्कार हुए, इसलिए इसे कहा जाता है स्वर्ण काल।
यानी गणित के इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? मध्यकाल को कहा जाता है। और ये 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक था। 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक था। कौन था भाई? स्वर्ण काल था, क्योंकि इसी काल में पैदा हुए थे कौन? आर्यभट्ट। और कौन कौन पैदा हुए थे भाई? श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ते हो ना आप, तो वो श्रीधर आचार्य इसी वक्त पैदा हुए थे। और कौन पैदा हुए थे? भास्कराचार्य। सब लोग इसी मध्यकाल में पैदा हुए थे। इसीलिए भारत के गणित के स्वर्ण काल के रूप में देखा जाता है किसे? मध्यकाल के। मध्यकाल को कहां से कहां तक था? 400 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक था। ठीक है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार हमने क्या बोला? गणित। गणित किससे बना? गणिता से। धातु कौन सी है? गण धातु, जिसका मतलब क्या है? गणना करना। गणना करना। एक चीज और है, वो अभी हम पाश्चात्य दृष्टिकोण में देखेंगे। भारतीय दृष्टिकोण को आप इस तरीके से देख सकते हो कि गणित का जन्म या फिर गणित का जो शब्द लिया गया है वो किससे लिया गया है? गणिता से। और गणिता में कौन सी धातु है? गण धातु संस्कृत की है, क्योंकि गण आपको दिख ही रहा है जिस जगह, और गणिता आपको दिखे मतलब संस्कृत आप समझ जाओगे। नहीं भी पता चले तो ध्यान रखना है, गणिता संस्कृत से लिया गया है, और संस्कृत से ही, गणिता से ही क्या बना है? हमारे पास गणित बना है। गणित में क्या है? गण धातु है, और जिसका मतलब क्या होता है? गणना करना। यानी गणित का संबंध किससे है? गणना करने से है। ठीक है भाई। भारतीय दृष्टिकोण हमने देखा। अब हम दूसरा देखते हैं, पाश्चात्य दृष्टिकोण। पाश्चात्य दृष्टिकोण। ठीक है भाई। पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या है? पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार गणित शब्द है वो मैथेमा से बना है। किससे बना है? मैथेमा से बना है। कई लोग इसको मैथमेटा भी बोल देते हैं, जो कि सही मायने में मैथमेटा नहीं, मैथमा है। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है। और मैंथीनिन भी आप बोल सकते हो, मैंथीनिन भी आप बोल सकते हो, या मैंथेनिन भी लिखा हुआ आता है, तो मैंथीनिन या मैंथेनिन आ जाए, या मैथमेटिकोस आ जाए, मैथमेटिकोस आ जाए। तो ये सारी चीजें किसके अनुसार हैं? पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार होते हैं। मैथमा से लिया गया है, और मैथमा का मतलब क्या है भाई? चीजों को अपने पास, अगर वर्ब की बात करें तो वो मैंथेनेन होता है, और मैंथेनेन का मतलब हमारे पास क्या होता है? टू लर्न, यानी सीखना, जानना। सीखना और जानना। मैंथेनेन, मैथेमा है वो नाउन है, संज्ञा है, मैंथेनेन है वो वर्ब है, यानी हमारे पास क्रिया है। मैथमेटिक्स जो है वो एज ए एडजेक्टिव, विशेषण के रूप में हमारे पास पाया जाता है। ठीक है भाई। तो मैथमा से लिया गया है, जिसका अर्थ भी किससे संबंधित है? गणना करने से संबंधित है। गणना करने से संबंधित है, यानी बस चीजें बदली हैं, अर्थ वही है। पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार मैथमेटिक्स यानी मैथ, गणित जो है वो किससे लिया गया है? मैथेमा शब्द से लिया गया है। मैथेमा बोल दो, चाहे मैंथेनिन बोल दो, चाहे मैंथेनिन बोल दो, चाहे मैथमेटिकोस बोल दो, सारी बातों का एक ही अर्थ है, और वो किससे संबंधित है? गणना करने से संबंधित है। मैंथेनिन का अर्थ होता है सीखना या जानना, टू लर्न। समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है भाई। तो हमने समझ लिया भारतीय दृष्टिकोण भी और पाश्चात्य दृष्टिकोण भी। अच्छा, अब एक खास बात यह कि सर आपने ये तो बता दिया कि भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार गणित के जन्मदाता आर्यभट्ट हैं, और आधुनिक गणित के जन्मदाता अपने पास कौन हैं? आधुनिक गणित के जन्मदाता अपने पास श्रीनिवास रामानुजन हैं। लेकिन पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या कहता है वो समझ लो। पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार गणित का जन्मदाता, हालांकि वैसे गणित का जन्मदाता कहना मुश्किल है क्योंकि सभी लोगों ने अद्भुत काम किए हैं, लेकिन एक कॉमन राय बनाई जाती है और एक कॉमन परसेप्शन के आधार पर हम बोल सकते हैं। तो गणित का जन्मदाता, या फिर हम क्या कहें
गणित का जन्मदाता, या फिर हम बोलें फादर ऑफ मैथमेटिक्स, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, या फिर हम बोलें जनक, तो बात वही है। ठीक है भाई, किसको कहा जाता है? ये हमारे पास कहा जाता है आर्किमिडीज। किसको कहा जाता है? आर्किमिडीज को। और पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार, पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार आधुनिक गणित का जन्मदाता भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार कौन है? भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार श्रीनिवास रामानुजन है, और पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार आधुनिक गणित का जन्मदाता हमारे पास कौन होगा भाई? डेस्कार्टे। कौन है? डेस्कार्टे। आपने काफी सारी थ्योरी, काफी सारी चीजें डेस्कार्टे की भी पढ़ी होंगी, आर्किमिडीज के भी सिद्धांत आपने पढ़े होंगे। ठीक है भाई, तो ये छोटी सी बातें थी, गणित का अर्थ हमने देखा, छोटा मोटा उसका इतिहास देखा। अब इसमें थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, थोड़ी सी इतिहास की बात और कर लेते हैं। गणित का इतिहास लंबा चौड़ा है, इसके बारे में और बातें यदि हम करना चाहें तो इतिहास में और हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी मैं यही बता देता हूं आपको कि भाई पूरे गणित के हिसाब से तो बात कर ली, लेकिन गणित की शाखाओं की बात करें तो भारत में जो गणित का वर्णन है वो कौन से वेद में पाया जाता है? ऋग्वेद में। यह आपको ध्यान रखना है। 4 ऑप्शन आपके पास आ जाएं और कहा जाए कि कौन से वेद में गणित का जो विवरण हमारे पास प्राचीनतम तरीके से पाया गया है, तो वो कौन सा है? ऋग्वेद है। समझ पा रहे हो बात को? यह चीज आपको ध्यान रखनी है, किस में पाया गया है वर्णन? ऋग्वेद में पाया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। गणित की सबसे प्राचीनतम शाखा, गणित की सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है, यह आपको बताना है। तो गणित की सबसे प्राचीनतम शाखा अंकगणित है। गणित की सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है? अंकगणित है। और अंकगणित के रचयिता किसको माना जाता है? ब्रह्मगुप्त को माना जाता है। अंकगणित ही सबसे पुरानी है, और यह सबसे पुरानी चीज जो दी है वो किसने दी है? भारत ने दिया है। इंडिया ने विश्व को गणित दिया है। गणित के बिना आज की दुनिया में ना विज्ञान पॉसिबल है, ना फिजिक्स पॉसिबल, ना केमिस्ट्री पॉसिबल, किसी प्रकार का अनुसंधान संभव नहीं गणित के बिना। और वो अनुसंधान करने में दुनिया कब सक्षम हुई? जब अंकगणित पता चली, तो अंकगणित से अलजेब्रा में गए और फिर बाकी की शाखाएं विकसित होती गई। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है? अंकगणित। और वो भारतीयों की देन है। और किसकी? भारतीयों की देन है। और इसको हम थोड़ा सही कर देते हैं, कौन थे? ब्रह्मगुप्त। कौन थे भी हमारे पास? ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त। ठीक है, कौन थे? ब्रह्मगुप्त। अंकगणित के रचयिता, अंकगणित के रचयिता कौन थे भाई? ब्रह्मगुप्त थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आप कहोगे सर बाकी की शाखाएं, जैसे आप कहो सर बीजगणित के रचयिता कौन है? भारत की रचनाओं का फायदा लेकर, उनसे समझकर अरबी लोग, इस्लामी लोग गणित सीखने लगे थे। कौन भाई? अरबी लोग, इस्लामी लोग। अरबी लोग और इस्लामी लोग क्या सीखने लगे थे भाई? गणित सीखने लगे थे। इस्लाम या अरब, जो भी आप बोलो, इस्लामी लोग या फिर अरबी लोग जो है वो भारतीयों की सहायता से गणित सीखने लगे थे। उन्होंने बीजगणित पर महत्वपूर्ण शोध किए, और वो कौन था? मोहम्मद अल ख्वारिज़मी। मोहम्मद अल ख्वारिज़मी। मोहम्मद अल ख्वारिज़मी। ठीक है भाई, किसकी बात कर रहे हैं? मोहम्मद अल ख्वारिज़मी। ठीक है, तो बीजगणित के रचयिता कौन थे? बीजगणित के रचयिता जनक, या बीजगणित पर जिन्होंने सब कुछ दांव लगाया, जिन्होंने बीजगणित बना दी, एक तरह से आप ये कह सकते हो, तो वो हमारे पास कौन थे? वो हमारे पास थे मोहम्मद अल ख्वारिज़मी। मोहम्मद अल ख्वारिज़मी। ठीक है, बीजगणित हो गया। कहां के थे ये थे भाई साहब ईरान के। इसीलिए हिंदू अरबी गणित बोला जाता है। उस वक्त हिंदू अरबी गणित
का विकास हुआ। क्यों? क्योंकि हिंदू गणित की सहायता से अरब के लोगों ने इसका फायदा उठाया, उन्होंने सीखा। और देखो फायदा उठाना भी चाहिए, विकास चाहिए तो सब चीजें करेंगे। अच्छा, चीन में भी गणित पर काफी शोध हुए थे, काफी ज्यादा विकास हुआ था, लेकिन चीन के राजा वीन ने सारी किताबें जलाने का ऑर्डर दे दिया था और जितनी भी किताबें उनको मिली सबको जला दिया गया था। और यही कार्य राजाओं दर राजाएं वंशों तक चलता रहा। इस वजह से चीन जो है वो पिछड़ गया था। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। हमने बात कर ली अंक गणित की। अंक गणित के रचयिता कौन है? भारत के ब्रह्मगुप्त हैं। कौन? ब्रह्मगुप्त। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं अपने पास बीजगणित। बीजगणित के रचयिता कौन है? मोहम्मद अल ख्वारिजमी, और पूरा नाम बोले तो मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिजमी। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं अपने पास त्रिकोणमिति की। भाई त्रिकोणमिति के जनक कौन थे? त्रिकोणमिति के जनक थे भाई हिप्परकुस। कौन थे? हिप्परकुस। और ज्यामिति के जनक कौन थे? यूक्लिड। ज्यामिति के जनक कौन थे भाई? यूक्लिड। ज्यामिति के जनक यूक्लिड थे और त्रिकोणमिति के जनक हिप्परकुस थे। जीके का भी सवाल है, गणित का भी सवाल है, शिक्षण विधियों के इतिहास में भी पढ़ते हैं, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद आती है बात कलन की। आप पढ़ते हो ना कैलकुलस, अवकलन और समाकलन, तो कलन पर किस किस ने किया था भाई साहब? एक तो अपने पास है न्यूटन और एक कौन? लेबनिज। न्यूटन और लेबनिज दोनों का संयुक्त रूप से नाम लिया जाता है। न्यूटन बोल दो चाहे लेबनिज बोल दो। ठीक है, आगे चलते हैं। काफी बातें हमने की हैं, गणित की शाखाएं थी, उनमें कौन कौन जो गणितज्ञ थे या वैज्ञानिक थे वो उनके खोजकर्ता थे और किस किस ने क्या क्या चीजें की। बहुत सारी बातें हमने की। स्वर्ण काल कौन सा था भारत के लिए? मध्यकाल था। उस वक्त कौन कौन हुए थे? श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, ये सब लोग उसी वक्त में हुए थे। आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत के गणित का जनक किसे कहा जाता है? श्रीनिवास रामानुजन को कहा जाता है। और ओवरऑल देखा जाए तो गणित का जनक किसे कहा जाता है भारत में? आर्यभट्ट को। वैश्विक स्तर पर या हम बोलें कि पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार गणित का जनक कौन है? आर्किमिडीज है। और आधुनिक गणित का जनक पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार कौन है? डेस्कार्टे हैं। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। छोटी सी बात मैं आपको कह देता हूं कि भारतीयों की क्या क्या खोजें थी और क्या क्या चीजें उन्होंने की जो मुख्यतः बड़ी बातें थी। एक तो शून्य की खोज, अंकगणित की खोज तो हो ही चुकी थी गुप्त के द्वारा। ठीक है, शून्य की खोज, और जो स्थानीय मान हम देते हैं वो भी कहां से आया था? स्थानीय मान भारत से आया था। प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान और शून्य इंडिया के द्वारा आई हुई चीजें हैं। ठीक है, दशमलव का भी सही तरीके से उपयोग भारतीयों के द्वारा ही हुआ है। तो शून्य और स्थानीय मान, इसके अलावा साइन और कोसाइन, ये चीजें भी किन्होंने दर्शाई हैं? भारतीयों ने दर्शाई हैं, इंडियंस ने दर्शाई हैं। शून्य, साइन, कोसाइन, ये सारा संयुक्त काम किसका है? महान आर्यभट्ट का है भाई। किसका है? आर्यभट्ट का। इसीलिए आर्यभट्ट को गणित का जनक कहा जाता है। जब तक शून्य नहीं था तब तक 60 की पद्धति चलती थी। किसकी पद्धति चलती थी? 60 की। 60 का मतलब जीरो नहीं था उसमें, लेकिन 60 चीजें लिखने का तरीका था, उसको बोलने का तरीका अलग था, उनको दर्शाने का तरीका अलग था, बहुत जटिल था। उनको आसान किसने बनाया था? आर्यभट्ट ने बनाया था। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी भाई? परिभाषाओं की। परिभाषाएं किस किस ने दी, क्या क्या दी, कब कब दी और कैसे कैसे दी, ये समझ लेते हैं। एक सेकंड, कितना टाइम हो चुका है? ठीक है, देखते हैं। परिभाषाएं समझ लो आप। परिभाषाओं को याद कराने का एक चीज ये है कि मैं आपको तरीका भी बता दूंगा साथ साथ कि किस तरीके से आप उनको याद रखें और किस तरीके से परमानेंट उनको आप सेव कर सकते हैं। बाकी आपको परिभाषाएं याद रखने की बजाय थोड़ा सा समझना होगा कि हाँ इस वैज्ञानिक ने ये कहा था, उसके नाम को उससे लिंक करना होगा। लिंक कर लोगे तो फिर रटने की जरूरत नहीं, दिखते ही आप याद कर लोगे कि हाँ ये चीज है। ठीक है, तो समझना आप।
पहला नाम मैं ले रहा हूं वेदांग ज्योतिष। किसका ले रहा हूं भाई? वेदांग ज्योतिष। कोई ज्योतिष थे क्या भाई साहब ये? नहीं सॉरी, ये अपने पास एक ग्रंथ था, वेदांग ज्योतिष अपने पास ग्रंथ था और लब्ध ऋषि ने इसको लिखा था। किसने भाई? लब्ध ऋषि। हालांकि ये नहीं पूछेगा लब्ध ऋषि, फिर भी हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए बता देते हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? वेदांग ज्योतिष की। वेदांग ज्योतिष के अनुसार गणित की परिभाषा क्या है वो समझ लेते हैं भाई। वेदांग ज्योतिष के अनुसार क्या था भाई? ग्रंथ था एक ये। इसके अनुसार गणित की परिभाषा क्या है? वेदांग ज्योतिष ने कहा, जिस प्रकार वेदांग ज्योतिष में लिखा गया है, उनके द्वारा बताया गया है क्या, कि जिस प्रकार सांप के सर पे मणि, जिस प्रकार सांप के सर पे मणि, मोर के सर पे मुकुट शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार से वही स्थान विज्ञानों में गणित का है। यानी विज्ञानों में गणित जो है वो सर्वोपरि है। समझ पा रहे हो बात को? तो ये चीज है। इन्होंने क्या कहा था कि जिस प्रकार से सांप के सर पे मणि, मोर के सर पे मुकुट, जिस प्रकार सांप के सर पे मणि का स्थान होता है, मोर के सर पे मुकुट का स्थान होता है, वही स्थान विज्ञानों में गणित का है। यह बात किसने कही भाई? वेदांग ज्योतिष ने कही। इन्होंने कहा विज्ञानों में गणित सर्वश्रेष्ठ है। इन्होंने क्या कहा? विज्ञानों में गणित सर्वश्रेष्ठ है। याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। इसको याद कैसे रखोगे सुन लेना। वेदों में विज्ञान अच्छा है और वेदों में विज्ञान का प्रयोग भी हुआ है, तो याद रख लो कि वेदों में विज्ञान श्रेष्ठ है, तो विज्ञान में कौन श्रेष्ठ है? गणित। गणित के बिना किसी भी प्रकार के विज्ञान की संभावना नहीं है। महान राजा नेपोलियन ने यह कहा था कि अगर गणित नहीं आती ना, उस राज्य का विनाश है। वो राज्य, वो देश कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता जिसमें गणित नहीं है। गणित एक राज्य, एक देश की आधारभूत स्तंभ है। गणित की प्रगति का संबंध सीधा देश की प्रगति से है। गणित की उन्नति ही देश की उन्नति है। यह नेपोलियन बोनापार्ट ने कह दिया था उस वक्त, आप समझो। जो कि यह समझ लो कि वो तो खुद एक गणितज्ञ भी मान लीजिए उस तरीके से नहीं थे, है ना, क्योंकि एक राजा थे। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने भी को भी ये बात समझ में आ गई थी कि गणित के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। आज जितने भी भौतिकी में शोध हुए हैं, जितने बम गोले बारूद, जितनी भी चीजें बनी है, वो सब गणित के द्वारा बनी है। रोजर बेकन एक ऐसे गणितज्ञ थे जो अपने पास कांच से सूक्ष्मदर्शी बना रहे थे, और कांच से सूक्ष्मदर्शी बनाते वक्त केवल और केवल एक ही चीज से उन्हें दिक्कत हुई कि उनको गणित कम आती थी। उन्होंने कहा था कि भाई साहब, अगर जिंदगी में गणित नहीं आती ना, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा था कि तथ्यों को और तर्क को गलत सिद्ध किया जा सकता है, केवल तर्क को गलत सिद्ध किया जा सकता है, उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यदि आपको गणित आती है तो आप बिल्कुल सच्चे हैं और आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी आपके तर्क में। इसलिए गणित का ज्ञान उन्होंने भी कहा था कि बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से सारी चीजें हम पढ़ेंगे। पहली चीज हमने ली है वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष क्या था? ग्रंथ था, लब्ध ऋषि ने लिखा था। इसके अनुसार क्या है? विज्ञानों में गणित सर्वश्रेष्ठ है। भैया आपको पता है वेदों में क्या है? वेदों में विज्ञान सर्वश्रेष्ठ है और विज्ञान में गणित सर्वश्रेष्ठ है। इस तरीके से आप याद रखो, ठीक है। बाकी अंत में मैं आपको इसका एक ऐसा तरीका बता दूंगा, इसको एक कहानी के रूप में मैं बता दूंगा। अगर आप इच्छुक होगे तो इस तरीके से कहानी के रूप में बता दूंगा कि सारी परिभाषाएं आप जितनी मैं पढ़ाऊंगा सारी आपको याद हो जाएंगी। अगर हमें इस लेक्चर में यह लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हम नहीं करने वाले हैं, अगर हमें इस लेक्चर में यह लगता है कि भाई ये लेक्चर थोड़ा बड़ा बनेगा, तो फिर हम कुछ परिभाषाओं को अगले लेक्चर में भी ले लेंगे। लेकिन जितने भी हम लेंगे परिभाषाएं अगले लेक्चर में लेनी पड़े चाहे, लेकिन कंप्लीट हम करवाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो भी परिभाषाएं हम लेंगे आपको याद करवाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है। वेदांग ज्योतिष ने क्या कहा? वेदांग ज्योतिष में क्या लिखा गया है? जिस प्रकार सांप के सर पे मणि शोभायमान होती है, जिस प्रकार मोर के सर पर मुकुट शोभायमान होता है, वैसे ही विज्ञानों में गणित का स्थान है, वैसे ही विज्ञानों में गणित सर्वश्रेष्ठ है। यह बात किसने कही थी? वेदांग ज्योतिष में लब्ध ऋषि ने इसको बताया था। यानी विज्ञानों में गणित सर्वश्रेष्ठ है। यह किसने कहा?
अपने पास वेदांग ज्योतिष ने। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। पहली परिभाषा वेदांग ज्योतिष के अनुसार, मैं आपको याद करवाता जाऊंगा, साथ साथ बोलता चलूंगा, ध्यान रख लेना। पहली परिभाषा वेदांग ज्योतिष के अनुसार क्या भाई? वेदों में विज्ञान श्रेष्ठ। याद रख लो, क्या? वेदों में विज्ञान श्रेष्ठ। क्या बात है कि जिस प्रकार सांप के सर पे मणि और जिस प्रकार मोर के सर पे मुकुट, वही स्थान विज्ञानों में गणित का है। दूसरी परिभाषा सुनना, हब्स के अनुसार, ये सब गणितज्ञ हैं, अब ये हब्स थे वो गणितज्ञ थे। हब्स के अनुसार क्या बात हुई भाई? मैं इसको कहानी से भी आपको समझाता चलता हूं साथ साथ, और लास्ट में फिर से बोल दूंगा मैं कि राज दरबार था और राज दरबार में राजसभा थी अपने पास। वहां एक मुद्दा आया, बातें चली कि विज्ञानों में गणित श्रेष्ठ है। इतने में हाथ में पत्थर लिया, दिमाग की प्लेट खिसका हुआ एक नौकर आया। भाई राज दरबार में सभा चल रही थी और सभा में क्या बात हो रही थी कि विज्ञानों में गणित श्रेष्ठ है। तभी क्या हुआ, तभी वहां हाथ में पत्थर लिया हुआ, दिमाग की प्लेट खिसका हुआ नौकर आता है। समझना इस बात को। तो हाथ से हब्स को याद रखो, और हाथ में पत्थर लिया हुआ, तो हब्स ने क्या कहा? गणित पत्थर के समान है, गणित पत्थर के समान है। मुझे आप कोई सी भी शिक्षण विधि पूछोगे मैं तुरंत बता दूंगा। कारण क्या है? क्योंकि मैंने इनको इस तरीके से संजो के रखा है, इस तरीके से धागे में पिरोया है कि मेरे धागे से बाहर नहीं निकल सकती, उसके अंदर इनको पिरोना पड़ेगा भाई, वहीं रह जाएंगे, गुथ जाएंगे उसमें। गणित एक पत्थर के समान। अब आप कह रहे हो कि यार पत्थर के समान बताने का क्या से, क्या पत्थर के समान, क्या बात है क्या बकवास, क्या पत्थर के समान से क्या मतलब? तो पत्थर से उन्होंने क्या कहा, समझना इस बात को। उन्होंने कितनी जबरदस्त बात कही कि जिस प्रकार पत्थर से धार देकर औजारों को पैना किया जाता है, तीखा किया जाता है, पत्थर से उनको धार दी जाती है, वैसे ही दिमाग की धार गणित से तेज होती है। यानी कि यदि मानसिक शक्तियों को यदि हमें विकसित करना है तो वो किससे होंगी? गणित से होंगी। जिस प्रकार, लिख भी सकते हो आप अपने नोटबुक में, जिस प्रकार पत्थर औजारों को धार देता है, वैसे ही गणित मस्तिष्क को विकसित करती है, मानसिक शक्तियों का विकास करती है। समझ पा रहे हो बात को? मानसिक शक्तियों की बजाय मस्तिष्क को विकसित करती है, यही आप लिख लेना, क्योंकि शक्तियों की बात इससे जस्ट आगे भी आएगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो जिस प्रकार, मेन बात तो याद यही रखनी है कि पत्थर के समान। लेकिन पत्थर के समान क्यों कहा? अगर सेंटेंस थोड़ा बदल के अपने पास आता है तो भी आपको पता होना चाहिए। जिस प्रकार पत्थर से धार देके औजारों को पैना किया जाता है, तीखा किया जाता है, शार्प किया जाता है, वैसे ही माइंड शार्प किससे होगा? गणित से होगा। ठीक है, तीसरी परिभाषा, प्लेटो के अनुसार। मैंने क्या बात कही थी? राज दरबार में बहस छिड़ गई। क्या बहस छिड़ गई? या फिर मुद्दा उठ गया क्या कि विज्ञानों में गणित श्रेष्ठ है। तभी बात चल ही रही थी कि एक नौकर आता है, नौकर के हाथ में पत्थर था और उसके दिमाग की प्लेट खिसकी हुई थी, आधा पागल था वो। समझ पा रहे हो बात को? तो दिमाग की प्लेट खिसकी हुई है, यानी प्लेट को यदि सही जगह एडजस्ट करना है तो प्लेटों की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो प्लेटो ने क्या कहा? गणित से मानसिक शक्तियों का विकास होता है। प्लेटो ने क्या कहा? गणित से मानसिक शक्तियों का विकास होता है। प्लेटो का शिष्य चेला, प्लेटो का चेला था, कौन था? अरस्तु। प्लेटो के अरस्तु के बया होगी लड़ाई, और प्लेटो कह दियो कि मानसिक शक्तियों का तो विकास होता ही है, लेकिन अरस्तु ने क्या कहा कि भाई ये केवल मात्रा का विज्ञान है और कुछ नहीं है। अरस्तु ने क्या कहा? मात्रा का विज्ञान है। किसका चेला था? प्लेटो का चेला अरस्तु था, और अरस्तु ने क्या कह दिया? मात्रा का विज्ञान है। ठीक है, तीसरी बात मैं फिर से लिख देता हूं, प्लेटो, और प्लेटो ने क्या कहा? गणित से दिमाग की मानसिक शक्तियों का विकास होता है, या मानसिक शक्तियां विकसित होती हैं, जो भी आप बोलना चाहो, या मानसिक शक्तियां विकसित होती है, जिस भी प्रकार से आप लेना चाहो, कोई कैसा भी स्टेटमेंट आ सकता है। यह बात किसने कही? प्लेटो ने। ठीक है भाई,
अब आगे चलते हैं। प्लेटो का एक छोटा सा चीज और थी, और वो क्या थी कि प्लेटो ने एक बोर्ड लगा दिया था बाहर, और क्या कहा था कि जिसको ज्यामिति का ज्ञान नहीं, जिसको ज्यामिति का ज्ञान नहीं, वो फिर मेरे विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, यानी आप अपना विद्यालय में वो नहीं आ सकता, उसकी एंट्री यहां अलाउड नहीं है। ठीक है, अगली बात, चौथा पॉइंट, मैंने क्या बात कही, राज दरबार में मुद्दा चला कि विज्ञानों में गणित श्रेष्ठ तभी हाथ में पत्थर लिए, यानी हब्स ने पत्थर के समान बता दिया, दिमाग की प्लेट किसका हुआ, यानी मानसिक शक्तियों का विकास किससे होगा, गणित से होगा, ये किसने कह दिया, प्लेटो ने। ठीक है, नौकर आया, राजा बेल और रानी गाय ने कहा कि रोजाना की तरह चाबी से द्वार खोलो। क्या कहा, राजा बेल और रानी गाय ने कहा रोजाना की तरह चाबी से द्वार खोलो। समझना इस बात को। चौथा पॉइंट, रानी गाय से मैं लेता हूं गोस। गोस ने क्या कहा, गणित सभी विज्ञानों की रानी है, गणित सभी विज्ञानों की रानी है, गणित सभी विज्ञानों की क्या है भाई, रानी है। यानी गोस ने क्या कहा, गणित सभी विज्ञानों की रानी है। किससे याद रखोगे, रानी गाय से। ठीक है भाई, एक स्टोरी से ही याद करवा दूंगा सारा मैं आपको। ठीक है, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, बेल ने क्या कहा, गणित विज्ञानों का नौकर है, गणित विज्ञानों का नौकर है। ये किसने कहा, गणितज्ञ बेल ने क्या कहा, गणित विज्ञानों का नौकर है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, क्या बात हुई, राज दरबार में बहस चली, विज्ञानों में गणित श्रेष्ठ है, तभी हाथ में पत्थर लिया हुआ, यानी हब्स, याद कराने के लिए बार बार बोल रहा हूं, याद हो जाना चाहिए आपको, तभी हाथ में पत्थर लिया, यानी हब्स ने पत्थर के समान बताया, दिमाग की प्लेट किसका हुआ, नौकर आता है। यानी प्लेटो ने क्या कहा कि यदि दिमाग की प्लेट सेट रखनी है, यदि मानसिक शक्तियों का विकास करना है, तो आपको गणित आनी चाहिए। ठीक है भाई, तो फिर क्या कहा, राजा बेल ने, अब राजा मत लगा देना इसके साथ, लेकिन मैं एक वाक्य बनाने के हिसाब से इसको बोल रहा हूं, राजा बेल और रानी गाय ने नौकर को रोजाना की तरह चाबी से द्वार खोलने के लिए कहा। ठीक है भाई, यानी बैल ने नौकर के समान बताया और रानी गाय यानी गॉस ने रानी के समान गणित को बताया है। ठीक है भाई, अगला पॉइंट नंबर 6 हम लेते हैं। फिर आगे बात क्या होती है उनमें कि रोजाना की तरह है चाबी से द्वार खोलो, यानी रोजाना से आप लेना रोजर बेकन, रोजाना से रोजर बेकन को लेना। और रोजर बेकन ने क्या कहा कि गणित विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यानी सिंह द्वार व कुंजी है। चाबी से याद रख लेना क्या, कुंजी। ठीक है भाई, किसी भी तरीके से याद रख सकते हो, लेकिन मैं अपना मेथड बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से याद रखना है। रोजर बेकन ने क्या कहा, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। अगला पॉइंट, आगे राजा रानी ने उसको एक बात और बोली, क्या कि नाप और माप से चलोगे तभी उन्नति संभव है। यदि आप पत्थर से लोक तोड़ोगे तो उन्नति नहीं होगी, नया लोक लाना पड़ेगा। चाबी से खोलोगे तो ही बेटर ऑप्शन है। यानी अगली बात हुई, नाप के चलोगे तो ही उन्नति संभव है। नाप से याद रखो किसको, नेपोलियन को। नाप से याद रखो किसको, नेपोलियन को। नेपोलियन ने क्या कहा, उन्नति से संबंधित भाई नाप के चलोगे तो ही उन्नति है। यानी नेपोलियन ने क्या कहा कि उन्नति गणित से ही संभव है। यानी क्या कहा, गणित की उन्नति में ही
देश की उन्नति है, गणित की उन्नति में ही देश की उन्नति है। यानी गणित की उन्नति का देश की उन्नति से सीधा संबंध है, डायरेक्ट संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन है। ये किसने कहा? नेपोलियन ने। यानी राजा रानी ने नौकर को क्या समझाया कि भाई नाप नाप के चलोगे तो ही उन्नति संभव है। अब आगे की बात सुनना। नौकर ने डटकर तर्क सम्मत सोचा, नौकर ने डटकर तर्क सम्मत सोचा। डटकर से याद रखोगे डट्टन। डट्टन ने क्या कहा? गणित एक तर्क सम्मत विचार है, गणित एक तर्क सम्मत विचार है। शिक्षण विधियों की परिभाषाएं बहुत मुश्किल से याद होती हैं भाई। शिक्षण विधियां जब हम पढ़ते हैं, गणित की परिभाषाएं बहुत मुश्किल से याद होती हैं। याद कराने का सबसे जबरदस्त बेहतरीन फार्मूला आपको बता रहा हूं। अच्छा लगे, बढ़िया लगे, शेयर जम के करना है, जबरदस्त तरीके से शेयर करना है, शेयर में कमी नहीं आनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है? यही आपकी गुरु दक्षिणा रहनी चाहिए। यानी डट्टन ने क्या कहा? गणित तर्क सम्मत विचार है। यानी गणित क्या है भाई? तर्क सम्मत विचार है। ये किसने कहा? डट्टन ने। क्या बात हुई थी? राजा रानी ने नौकर को समझा दिया, नौकर ने डटकर तर्क सम्मत सोचा, ठीक है। तो नौकर ने सोच लिया तर्क सम्मत, ठीक है। आगे देखो, 8 हो गई। नौकर ने डटकर तर्क सम्मत सोचा और वो क्या करता है? जाके अपना द्वार खोलता है। और किससे खोलता है? चाबी से खोलता है, ठीक है। तो नौकर पहले क्या करता है? इसके लिए वापस जाता है। वापस जाएगा तो उसको साधन की जरूरत पड़ी, तो नौकर ने क्या किया? वैन का दर्पण साफ किया। सबसे पहले वो गया और उसने क्या किया? वैन का दर्पण साफ किया। तो एक यहां से एक चीज ध्यान में रखोगे आप, हॉगवेन। हॉगवेन क्या कहते हैं? गणित, गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। नौकर को वापस भेजते हैं और नौकर क्या करता है भाई? नौकर सोचता है कि भाई अपन क्या करते हैं, आराम से तर्क सम्मत वो डटकर सोचता है और फिर वो क्या करता है? चाबी से द्वार खोलता है सही तरीके से। और वो क्या करता है कि वैन में बैठता है, ठीक है। और वैन में बैठते ही उस सबसे पहला काम क्या करेगा? दर्पण साफ करेगा। तो उसने क्या किया? वैन का दर्पण साफ किया, ठीक है। अगली बात, और दर्पण साफ करते ही उसने ईश्वर को याद करके मार्ग में चलने लग गया। यानी दर्पण साफ यदि करेगा और दर्पण साफ करने के बाद गाड़ी चलाएगा तो जनरली हम क्या करते हैं कि ईश्वर को याद करके फिर चलते हैं। तो ईश्वर को याद करते हुए वो रास्ते में चलता है। यानी ईश्वर को याद करते हुए वो अपने रास्ते में चलता है और रास्ता अपने लोकल लैंग्वेज में, मारवाड़ी भाषा में, देसी भाषा में क्या कहते हैं? गेलो। तो गेला सु याद रखना है था, गैलीलियो, गैलीलियो, ठीक है भाई। गेला हूं याद रखना है भाई के गैलीलियो, ठीक है। तो गैलीलियो ने क्या कहा कि गणित से ईश्वर ने या परमेश्वर ने संपूर्ण विश्व जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। क्या क्या है भाई? गैलीलियो ने क्या कहा कि गणित से ईश्वर ने संपूर्ण विश्व जगत को लिख दिया है। यह बात किसने कही है? गैलीलियो साहब ने कही है भाई साहब। किसने कही है? गैलीलियो ने। आगे चलते हैं। नौकर चल रहा था और जब उसने ईश्वर को याद कर लिया, गाड़ी का दर्पण साफ कर लिया, चल रहा था, चलते चलते ही किसी ने पीछे से उसके सर पे पत्थर मार दिया। और जब पीछे से सर पे पत्थर मारेंगे तो मूर्छित होगा इंसान। तो फिर नौकर जब गाड़ी चला रहा था, उसने दर्पण साफ कर लिया, खिड़की खुली, वैन चला रहा है, किसी ने पत्थर मारा, पत्थर मारते ही नौकर बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। तो इससे याद रखोगे मार्शल व एच स्टोन।
मार्शल व एच स्टोन। ठीक है भाई, क्या बात हुई। मार्शल व एच स्टोन ने कहा गणित अमूर्त अवस्था को या अमूर्त रूप को, जो भी आप लिखना चाहो, अमूर्त अवस्था को मूर्त रूप देता है। अमूर्त अवस्था को क्या देता है साहब? मूर्त रूप देता है। तो आप ये चीज किसने कही है? मार्शल व एच स्टोन ने। आपको एक चीज समझ लेनी है, अमूर्त क्या होगा। अमूर्त, जैसे एक तो हम बोले मूर्त, एक अमूर्त, दोनों में क्या फर्क? आगमन और निगमन में भी इसका हम भेद समझेंगे। जैसे एक तो मैंने बोला कि भाई साहब ये एक और ये एक, दोनों अब कितने हो गए? दो। अगर हम बेसिक गणित समझते हैं, इस सहायता से बच्चों को समझाएं, एक और एक अब हो गए दो। तो ये दिख रहा है, एक आपको कहा जाए कि एक और एक कितना हुआ? कुछ भी नहीं दिख रहा, आपने मन से सोचकर बताया। यदि आपको कुछ दिख नहीं रहा और आपने मन से महसूस करके बताया, आपको दिखे नहीं, जो आपको दिखे नहीं व्यवहारिकता में और आप उसको सोच करके महसूस करके बता रहे हैं, वो चीज क्या होगी अपने पास? अमूर्त अवस्था होगी। मूर्त अवस्था क्या होगी कि ये एक और एक मुझे दिख रहा है और मैंने कह दिया दो है। यानी मार्शल व एच स्टोन ने क्या कहा? गणित अमूर्त अवस्था को मूर्त रूप देता है। तो इस प्रकार से हमने डेफिनेशंस देखी हैं। क्या क्या डेफिनेशन देखी है फिर से बोल दूं। वेदांग ने क्या कहा अपने पास कि विज्ञानों में गणित श्रेष्ठ है। हब्स ने क्या कहा? गणित पत्थर के समान है। प्लेटो ने क्या कहा? गणित विज्ञान की रानी है। बेल ने क्या कहा? गणित विज्ञान का नौकर है। गोस ने क्या कहा? गणित विज्ञान की रानी है। और नेपोलियन ने क्या कहा कि गणित की उन्नति में ही देश की उन्नति है। रोजर बेकन ने क्या कहा अपने पास? रोजर बेकन ने अपने पास कहा गणित विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। तो हमने क्या पढ़ा था कि राजदरबार में बहस हो रही थी और बहस के वक्त यह बोला गया कि विज्ञानों में गणित सर्वश्रेष्ठ है। तभी हाथ में पत्थर लिए हुए अपने पास दिमाग की प्लेट किसका वह नौकर आता है। तो इन चीजों से आपको प्लेटो, हब्स और वेदांग याद हो जाएंगे, तीनों चीजें। ठीक है, आगे आप चलोगे। बेल क्या कहता है? नौकर को। ठीक है, और रानी गाय वहां बैठी रहती है। तो रानी गाय से आप क्या क्या याद रखोगे कि गोस ने क्या कहा? रानी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? रोजाना की तरह है, रोजाना की तरह है, चाबी से द्वार खोला जाए। यानी क्या बात होगी कि रोजर बेकन ने क्या कहा? गणित विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं कि नौकर ने क्या किया? डटकर तर्क सम्मत सोचा। नौकर ने डटकर तर्क सम्मत सोचा और नौकर ने सोचा कि अच्छा, डटकर तर्क सम्मत की इस तरीके से हमें द्वार खोलना है। तो डटकर से क्या हुआ? डट्टन, और तर्क सम्मत सोचना। यानी डट्टन ने क्या कहा कि तर्क सम्मत विचार है। ठीक है, फिर वो क्या करता है भाई? रास्ते से चलता है। रास्ते को अपन क्या कहते हैं? गेला। तो गैलीलियो ने अपने, गैलीलियो का बात आ जाता है ना। तो गैलीलियो क्या कहते हैं कि गणित एक चीज ऐसी है जो जिससे ईश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है। समझ पा रहे हो बात को भाई? ठीक है, इसके आगे वो चलता है, वो जाकर वेन का दर्पण साफ करता है। तो होगबेन ने क्या कहा? गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम। तो हमारे पास मार्शल व एच स्टोन क्या कहते हैं? गणित अमूर्त अवस्था को मूर्त रूप देता है। यानी क्या हुआ इस जगह से? हम ये कहेंगे कि भाई वो चल रहा था, चलते हुए किसी ने पीछे से पत्थर मारा तो वो मूर्छित हो गया। पत्थर मारने से मूर्छित हुआ, स्टोन के लगने से मूर्छित हुआ, तो स्टोन ने क्या कह दिया? मूर्त रूप बोल दिया। यानी अमूर्त से मूर्त। इस तरीके से आपको याद रखना है। और भी आपको डेफिनेशन में बताऊंगा। अभी उनके लिए मेरे पास एक दूसरा तरीका है। डेफिनेशन जितनी बता रहा हूं इनसे दो चार ज्यादा ही बची हुई हैं अभी। समझ पा रहे हो ना बात को? कैसे? जैसे यदि मैं 11 करवा रहा हूं तो आपकी टोटल डेफिनेशन आपको मैं 28 करवाऊंगा। समझ पा रहे हो ना बात को? तो इनसे ज्यादा ही है। समझ पा रहे हो बाकी? लेकिन उनके लिए एक अलग तरीका है, उनके लिए हम अलग से टाइम निकालेंगे। अभी हमारा वीडियो है वो 54 मिनट का हो चुका है लगभग। तो फिर क्या होगा कि अगर वीडियो 1.5-2 घंटे का बनता है, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक और बता देता हूं। इसके लिए मैं आने वाले टाइम में आपको इसका तरीका बताऊंगा। 12 नंबर में एक और लिख देता हूं आपको, यंग महोदय। इसके लिए एक अलग से कहानी लेकर आएंगे भाई हम। अलग से कहानी हमारी बनाई हुई है इसके लिए, जिससे आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। यंग महोदय, भाई जवानी है
और जवानी में क्या होता है कि जिधर देखो तू ही तू नजर आए, तू ही सर्वोपरि है। ठीक है, बात यही है जवानी की। ठीक है, यानी यंग ने क्या कहा, गणित सर्वोपरि है। गणित क्या है भाई, गणित सर्वोपरि है। सभी विज्ञानों में बोलो या आप क्या बोलो, भौतिक विज्ञान में बोलो, गणित क्या है, सर्वोपरि है। यह बात किसने कही, यंग महोदय ने। तो ऐसी खूब सारी डेफिनेशन अभी हमारे पास बची हुई है, परिभाषाएं, लेकिन जितना हमने किया है उसमें भी आप ये मानकर चलेंगे एक नंबर आपका फिक्स हो गया है। थोड़ी बहुत कसर अभी और बाकी है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे और फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे भाई। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।